अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। लास्ट टाइम हमने पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ख़त्म किया था, दैट वाज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज हमारा दूसरा चैप्टर दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। फिर से भाई यहाँ पे हम सिर्फ वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाई वैल्यू क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, दैट इज हाउ इथेनॉल, इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कहां से प्रिपेयर किया जाएगा। एक तो इथीन से, एक एसिटाल्डिहाइड से और एक आपके पास ब्रोमो इथेन से। एक एक करके हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास इथेनॉल प्रिपेयर यानी कि अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, भाई कहां कहां से प्रिपेयर करना है। या तो आपके पास अल्कीन से प्रिपेयर करना है, या तो अल्डिहाइड से प्रिपेयर करना है, या तो हेलो अल्केन से। अब बात यह है कि भाई वो डायरेक्टली यही वाला नहीं पूछ सकते, मतलब डायरेक्टली आपके पास इथेनॉल कोई भी हो, मिथेनॉल पूछ सकते हैं, वो आपके पास प्रोपेनॉल पूछ सकते हैं। सिर्फ आपके पास आपका कंपाउंड चेंज होगा, बाकी आपके पास प्रोसीजर सेम रहेगा। सो पहला पॉइंट हम देखते हैं, पहली प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम इथीन। सो इथीन से हम इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो आप क्या लिखोगे जवाब में, पहला पॉइंट, व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विद वाटर। जब इथीन के साथ वाटर डाला जाएगा लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एन इनऑर्गेनिक एसिड, जरूरी है कि भाई उस वक्त इनऑर्गेनिक एसिड साथ होना चाहिए, वरना आपके पास अगर आपने खाली वाटर डाला तो उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। सो हाइड्रेशन होती है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। और याद रखिए इस रिएक्शन में आपने मार्कोनी काउज रूल को फॉलो करना होता है। सबसे पहली बात अगर हम कहें, इस रिएक्शन में आपके पास जो सबस्ट्रेट होता है, मतलब जिस पे अटैक होने वाला है, वो है आपके पास आपका इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा जो आपके पास अटैकिंग रेजेंट होता है, जो आपके पास रिएक्शन के दौरान अटैक करेगा, वो आपके पास एक तो वाटर, दूसरा इसके साथ कोई इनऑर्गेनिक एसिड लाइक H2SO4, H2SO4। ऐसा कोई इनऑर्गेनिक एसिड होना चाहिए जो H पॉजिटिव दे सकता है। नाउ सबसे पहली बात कि भाई अगर आपके पास H2 और H2SO4 जो है, इसको हम दूसरे लफ्जों में एसिडिक हाइड्रेशन भी कहते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपके पास अगर रिएक्शन कभी वहीं से दी गई हो, इथीन दिया गया होगा और H2O और H2SO4 दिया गया होगा। सो भाई आपके पास या तो वो H2O H2SO4 देंगे कि भाई वाटर भी है और दिख भी रहा है कि एसिड है, या फिर आपके पास वो डायरेक्टली आपसे लिख सकते हैं H2O देंगे प्लस आपके पास इसके साथ H पॉजिटिव। आपके पास इसका मतलब भी होता है कि एसिडिक हाइड्रेशन है, एसिड की मौजूदगी में हाइड्रेशन हो रही है, क्योंकि एसिड का काम ही होता है H पॉजिटिव देना। वो ऐसे भी लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव। भाई आपके पास अगर आप इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे, आप देखोगे कि भाई H3O पॉजिटिव बनता है। या फिर आपके पास कभी अगर डाइल्यूट H2SO4 दिया, डाइल्यूशन का मतलब ही होता है कि भाई इसमें आपके पास H2SO4 के साथ पानी है। सो पानी भी है, वाटर भी है और एसिड भी है। सो चाहे आपके पास इस तरीके से लिखा जाए, चाहे आपके पास H2O और H पॉजिटिव हो, चाहे आपके पास H3O पॉजिटिव हो, या फिर चाहे आपके पास डाइल्यूट H2SO4 हो, इन चारों तरीकों का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रेशन। रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, पहले H पॉजिटिव अटैक करता है और याद रखिएगा रिएक्शन मार्कोनी काउज रूल फॉलो करती है। अब मार्कोनी काउज रूल का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा उस कार्बन पे जाएगा। मतलब अगर मैं कहूंगा कि यहां पे आपके पास CH3, यहां पे आपके पास CH डबल बॉन्ड, यहां पे आपके पास CH2। अब आप देखिए जहां पे अनसैचुरेशन है वहां पे दो कार्बन, भाई आपके पास ये सिर्फ
मार्कोनी-काउज रूल अप्लाई होता है एसिमेट्रिक अल्कीन्स पे, मतलब आपके पास एक साइड में अगर आपके पास हाइड्रोजन कार्बन पे कम, एक साइड पे ज्यादा, तो भाई अगर मैं कहूंगा यहां पे अगर मैंने वाटर डाला, से फॉर एग्जांपल वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसके साथ रिएक्शन है, तो भाई किसके साथ H जाएगा और किसके साथ OH जाएगा। सो मार्कोनी-काउज रूल एक फर्जी सा रूल है, वो आपके पास बोलता है, असल में आपके पास होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मार्कोनी-काउज रूल डायरेक्टली बोलता है कि भाई हमेशा H जो जाएगा वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, और OH जो है वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। अब हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे एग्जाम में ये रिएक्शन आई तो इस रिएक्शन को कैसे लिखना है। सिंपल सा केस है कि भाई आपके पास आपने इस वक्त जो प्रिपेयर करना है वो इथीन को वो आपके पास इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करना है फ्रॉम इथीन। भाई सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट जो होगा वो होगा आपका इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब आपके पास एसिडिक हाइड्रेशन होगी तो भाई सबसे पहले एसिड में से H पॉजिटिव आएगा, H2SO4 डाला इनऑर्गेनिक एसिड, एसिड में से H पॉजिटिव आएगा और आपके पास इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक साइड में नेगेटिव और एक साइड में पॉजिटिव। नेगेटिव एंड जिस साइड होगा ये एसिड चूंकि आपके पास H पॉजिटिव देगा वो आपके पास उसी नेगेटिव वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। मैं कहूं कि ये बन जाएगा आपके पास CH2, अब यहां पे डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड, इसको बनाता हूं CH2 के बदले अब CH3, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। भाई बना कैसे, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, H पॉजिटिव इसके साथ आके जुड़ा। नाउ अब वाटर हमारे पास आएगा और वाटर आपके पास इसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर में से OH नेगेटिव जो है आपके पास इसके साथ जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव जो है एसिड को वापस मिलेगा। आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज डायरेक्टली ये बन गया आपके पास CH2, इसके साथ आके OH, नाउ यहां पे आपके पास CH3, नाउ जो माइनस हो जाएगा यहां पे H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव जो है जो एसिड से हमने स्टार्ट में लिया था उसको वापस दिया जाएगा। आप देखिए आपने स्टार्ट किया इथीन से और आपके पास प्रोडक्ट जो बना दैट इज इथेनॉल। ये थी हमारे पास पहली रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास बाय द वे प्रोपीन आया, प्रोपिनॉल, तो हम प्रोपीन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट जो होगा दैट वुड बी प्रोपिनॉल। नाउ उसके बाद दूसरी प्रिपरेशन देखते हैं। दूसरी प्रिपरेशन जो हमारे पास है फ्रॉम एसिड अल्डिहाइड। अब देखिए आपके पास एसिड अल्डिहाइड से आपने अल्कोहल बनाना है, दैट मींस अगर मैं पहले एसिड अल्डिहाइड, एसिड का मतलब जिसमें दो कार्बन, भाई कॉमन नेम्स में एसिड का मतलब होता है जिसमें दो कार्बन, दिस इज माय एसिड अल्डिहाइड। अब मुझे आप बताइए इसको अल्कोहल कैसे बनाओगे। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, यहां पे एक H और यहां पे एक H, आप देखिए ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा यहां पे CH2 और ये आपके पास O जो है ये OH बन जाएगा। दैट मींस आपके पास एसिड अल्डिहाइड जो है उसमें एक H अगर कार्बन को मिला, एक H अगर ऑक्सीजन को मिला, तो भाई आपके पास आपका काम हो गया। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। भाई हाइड्रोजनेशन को हम दूसरे लफ्जों में रिडक्शन भी कहते हैं। दैट मींस कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो आपके पास आपके एसिड अल्डिहाइड को बना देगा। क्या बना देगा? आपके पास इथेनॉल। I hope you are getting the point. So simple आपके पास अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं, किसकी रिडक्शन करते हैं? एसिड अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, तो भाई आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो इथेनॉल होगा। अब रिडक्शन जो करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। वही चीज व्हेन एसिड अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक H2 मेटल। मेटल कौन कौन सा हो सकता है? आपको पता है प्लेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ये निकल हो सकता है या रेनी निकल हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन।
आप दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी आपके पास रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देगा और आपके पास आपके कंपाउंड को, आपके एसिटाल्डिहाइड को अल्कोहल बना देगा। या सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, ये आपके पास तीन चीजों की रिडक्शन करता है, एसिड हैलाइड की, अल्डिहाइड की और कीटोन्स की ही। ये बाकी चीजों की रिडक्शन नहीं करता, लेकिन ये अल्डिहाइड्स की रिडक्शन करता है, उनको भी अल्कोहल बनाता है। मैं कहूंगा आपके पास तीनों चीजों से अगर आप देखोगे, कैटालिटिक रिडक्शन, दैट मींस ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स, तब भी आप कर सकते हो। आपसे पूछा गया रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स, तब भी कर सकते हो। आपसे पूछा गया अल्कोहल बनाओ फ्रॉम अल्डिहाइड्स, तब भी कर सकते हो। अगर मैं कहूंगा पहला, अगर मैं कहूंगा भाई आपके पास दिस इज माय एसिड अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास H। अब मैंने इसके साथ डाला H2 मेटल। अब आपके पास H2 मेटल, अभी मैंने बोला या तो प्लेडियम इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर निकल इस्तेमाल कर सकते हो। अब होता क्या है, प्लेडियम जो होता है कैटलिस्ट की तरह अपने ऊपर हाइड्रोजन को सजा लेता है और आपके पास एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन को, सिन एडिशन होता है, सेम साइड से हाइड्रोजन पिलाए जाते हैं। भाई जब आपके पास एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपके पास आपका प्रोडक्ट बना दैट इज CH3, ये रहा आपके पास CH2 और ये रहा आपके पास OH। सेम आपके पास सेकंड आप रिएक्शन इसमें लिख सकते हो भाई, ये आपके पास फिर से एसिटाल्डिहाइड, इसके साथ हम डाल सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। भाई आपके पास एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन कार्बन को, दोबारा से आपके पास यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी, यहां पर आपके पास बन जाएगा इथेनॉल। नाउ सेम इसी तरह से आपके पास तीसरी रिएक्शन, अगर आपके पास फिर से आप एसिड अल्डिहाइड लाते हो, ये रहा आपके पास एसिड अल्डिहाइड, आपने डाला इसके साथ नाउ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी आपके पास एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन कार्बन को, भाई आपके पास फिर से इथेनॉल बन सकता है। तो ये बन गया आपके पास इथेनॉल। बट अगर आपके पास प्रोपेनॉल बनाना हो तो भाई सिंपली इस अल्डिहाइड में एक काम करूंगा, इसमें एक कार्बन और इंक्रीज करूंगा। अगर मैं कहूंगा प्रोपेनॉल की, तो भाई आपको करना क्या है, भाई ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये रहा H। आप देखिए मैंने सिंपली आपके पास एक CH2 बीच में ऐड कर दिया। भाई आपके पास अब इनमें से कोई भी डालो इनके साथ, मैं कहूंगा रिड्यूसिंग एजेंट जो भी आपकी मर्जी है, यहां पे आपके पास प्रोपेनॉल बन जाएगा। मैं कहूंगा यहां पे बन जाएगा CH3, ये रहा CH2, ये रहा फिर से CH2 और ये रहा OH। अगर आपके पास ब्यूटेनॉल बनाना होगा, फिर से वही बात, आपके पास जितना आपसे पूछा गया होगा कौन सा अल्कोहल बनाना है, भाई वही अल्डिहाइड आप ले लोगे इस साइड में। आई होप कि यहां तक सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई अब आपने इसी इथाइल अल्कोहल को या इथेनॉल को बनाना है फ्रॉम ब्रोमोइथेन। अब देखिए आपको करना क्या है, ब्रोमोइथेन को पहले एक बार देख लेते हैं। तो भाई अगर मैं कहूंगा कि भाई आपके पास यहां पे CH3, ये रहा CH2 और ये रहा आपके पास Br। अब इसको आपके पास इथेनॉल कैसे बनाया जा सकता है, सबसे पहले Br जो है ये बाहर निकालना होगा और इसके बदले OH आएगा। दैट मीन्स एक तो आपके पास वो बंदा होना चाहिए जो Br के साथ रिएक्शन करे और यहां पे OH आए। सिंपली अगर मैं NaOH लेता हूं तो भाई आपके पास Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो भाई आपके पास Br Na के साथ बाहर और OH नेगेटिव। लेकिन याद रखिएगा ये रिएक्शन जो होती है ये SN2 मैकेनिज्म से होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर। सो भाई अगर आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है, जो SN2 होती है, उसमें अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का वो आपके पास बैक साइड अटैक होता है। अगर हम देखें तो भाई आप सबसे पहले पेपर में क्या लिखोगे, पेपर में डायरेक्टली आप थोड़ा बहुत लिखोगे कि भाई व्हेन ब्रोमोइथेन इज ट्रीटेड विद NaOH, substitution occurs via SN2 mechanism resulting in the formation of ethanol.
सो अगर हम देखें कि भाई आपके पास जो SN2 मैकेनिज्म है, कल भी हमने देखा था कि इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, भाई बैक साइड अटैक होता है। सो अगर मैं आपके पास यहां पे दिखाता हूं, दिस इज माई, ये रहा आपके पास CH3 CH2 और ये रहा आपके पास आपका Br। अगर मैंने इसके साथ डाला NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए मैकेनिज्म के साथ कि भाई रिएक्शन होती कैसे है। देखिए अगर मैं इसका रियल स्ट्रक्चर बनाऊं, इस कार्बन को देखिए जिसके साथ Br है, तो भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दैट मींस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। सो अगर मैं इस कार्बन को ऐसे बनाऊं, यहां पे आपके पास एक H, यहां पे आपके पास दूसरा H, यहां पे आपके पास ये रहा CH3 और इस Br को हमने निकालना है बाहर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई जितना आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाएगा, जितना OH नेगेटिव अटैक करता जाएगा, एक मिनट थोड़ा साफ करते हैं इसको, जितना आपके पास आपका OH नेगेटिव अटैक करता जाएगा, उतना आपके पास आपका Br जो है वो बाहर निकलता जाएगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। नाउ एंड पे लास्ट पे क्या होगा आपके पास, ये जितना इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता जाएगा उतना आपके पास Br नेगेटिव बाहर निकलता जाएगा। Br नेगेटिव जो है वो Na पॉजिटिव के साथ NaBr बना देगा, प्लस आपके पास यहां पे देखिए अब CH3 CH2OH। सो भाई मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ये बन जाएगा CH3, ये रहा आपके पास CH2 और ये रहा आपके पास OH। जरूरी नहीं है कि भाई आप यहां पे उसमें ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स दिखाओगे, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन उस वक्त लिखना होगा कि भाई रिएक्शन जो होगी ये आपके पास SN2 मैकेनिज्म से होगी। अगर मैंने इसके साथ डाला NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, रिएक्शन हो रही है आपके पास SN2 मैकेनिज्म से, आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी CH3, ये रहा CH2, अब आपके पास यहां पे OH, बैक साइड अटैक होगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम बना रहे थे, क्या बना रहे थे, हम बना रहे थे इथेनॉल। हमने पहला इथीन से बनाया, उसके बाद अल्डिहाइड से बनाया और उसके बाद हेलो अल्केन से बनाया। नाउ आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपसे फिनॉल्स, हाउ फिनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब फिनॉल को बनाना है, कहां कहां से बनाना है, आपके पास आपने पढ़ा है बेंजीन से बनाना है, क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस, एनालीन से और क्यूमीन से बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं कि भाई आपके पास फिनॉल को कैसे बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट हम देखेंगे फ्रॉम बेंजीन। देखिए ये 2 स्टेप रिएक्शन है कि पहले आपने क्या काम करना होगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कल हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि भाई आपके पास बेंजीन जो है उस पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो किसी भी कार्बन पे हो सकता है, और जहां पे अटैक होगा वहीं से H को बाहर निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, याद कीजिएगा। लेकिन मैंने बोला था जब बेंजीन का कोई डिराइवेटिव होता है फिर अटैक जो होता है, सो अगर आपके पास प्लस M हुआ तो ऑर्थो पैरा पे, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होगी, और अगर आपके पास माइनस M तो फिर मेटा पोजीशन पे। नाउ अब यहां पे देखते हैं कि भाई हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपने बेंजीन लेनी है, बेंजीन के साथ उलियम डालना है। उलियम क्या होता है, उलियम होता है H2S2O7, दिस इज कॉल्ड उलियम। नाउ उलियम असल में अगर आप देखोगे मामूली सी हीट करने पे आपके पास असल में वापस इसका ब्रेक डाउन होता है SO3 प्लस आपके पास H2SO4। असल में जब सल्फोनेशन होती है तो SO3 जो होता है ये आपके पास होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन SO3 को देखें, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड O। इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इट्स अ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये एक रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, वक्त आने पे अपना एक बॉन्ड ब्रेक करता है और इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होती है।
सो अब अगर मैं ऐसे कहूं कि ये बन गया आपके पास S डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड O, ये रहा अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और सल्फर। अब ये सल्फर जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल। सो भाई आपके पास सबसे पहले सल्फोनेशन करनी होगी बेंजीन की, तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आपके पास अब उससे आप बनाते हो फिनॉल। कैसे बनाते हो फिनॉल? बिकॉज उसके साथ आप डालते हो NaOH। सो हम देखते हैं कि भाई ये रिएक्शन आपके पास होती कैसे है। सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन। सो दिस इज माई बेंजीन, ये रही हमारे पास हमारी बेंजीन। नाउ अगर मैं कहूंगा कि मैंने इसके साथ उलियम डाला, मैंने इसके साथ डाला H2S2O7, क्या मैं उलियम डाल रहा हूं? नहीं, मुझे इसमें से चाहिए आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो ये रहा S डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड O, यहां पे O पे नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये सल्फर जिस कार्बन पे अटैक करेगा वहां से H को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। सो भाई मान लेते हैं कि भाई आपके पास आपके सल्फर ने जो अटैक किया है वो इस कार्बन पे। सो ये रहा सल्फर, इसके साथ डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड O। अब मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जो ही आज ये H इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये ऑक्सीजन इसको अपने साथ मिलाएगा, तो ये बन जाता है आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अब आपने बनाना है फिनॉल। सो भाई अगर मैं इसके साथ डालूंगा NaOH, भाई सिंपली आपके पास Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, होता क्या है कि भाई आपके पास इसको बाहर निकाला जाता है, OH यहां पे आता है। बात समझिएगा, आपके पास यहां पे Na इसके साथ चला गया, ये बन जाएगा NaHSO3 और OH यहां पे आता है। तो भाई आपके पास यहां पे जो ही OH आता है, बात समझिएगा अच्छी तरह से, यहां पे O नेगेटिव H पॉजिटिव, चूंकि अभी आपके पास इसके साथ बेस है NaOH। सो भाई जो ही आपके पास फिनॉल बनता है, फिनॉल आपके पास NaOH के साथ रिएक्शन करता है और आपके पास यहां पे O नेगेटिव और Na पॉजिटिव आता है। मैं समझाता हूं कैसे ये आपके पास फिनॉक्साइड बना, ये डायरेक्टली फिनॉल नहीं बनता है। भाई आपके पास हुआ क्या, Na इसके साथ गया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, OH नेगेटिव यहां पे आया था, दैट मींस पहले आपके पास फिनॉल कुछ पल के लिए बना था, लेकिन ऑलरेडी यहां पे आपके पास NaOH और होता है। सो ये H पॉजिटिव एसिड की तरह बिहेव करेगा, बेस मौजूद है। और याद रखिएगा एसिड बेस रिएक्शन जो होती है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। सो भाई आपके पास होता क्या है, ये फिनॉल जो आपके पास कार्बोलिक एसिड के नाम से भी मशहूर है, भाई आपके पास H पॉजिटिव देता है OH नेगेटिव के साथ, इसीलिए बाकी आपके पास यहां पे फिनॉक्साइड रहता है। तभी आपको HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड की जरूरत पड़ती है। सो भाई अब आपके पास ये H पॉजिटिव अटैक करके फिनॉल बना देगा, साथ में आपके पास NaCl बना देगा। सो ये रहा आपके पास NaCl। लेकिन ये वाला स्टेप आपको एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मैं ऐसे कहूंगा, ये रही आपके पास बेंजीन। अगर आपके एग्जाम में आई तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, ये रही आपके पास बेंजीन, आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप में ऐसे, फर्स्ट स्टेप में आपके पास आपने डाला H2S2O7, साथ में यहां पे लिखोगे सेकंड स्टेप में आपने डाला NaOH और साथ में डाला आपके पास HCl, तो प्रोडक्ट आप डायरेक्टली यहां पे बनाओगे आपका फिनॉल। आई होप कि यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चाहे आप इस तरह से लिखिए, चाहे आप इस तरह से लिखिए, दोनों सूरतों में आपके पास रिएक्शन आपकी हो गई ना। आगे चलते हैं, अभी तो हमने सिर्फ फिनॉल को बनाया फ्रॉम बेंजीन। नाउ सेकंड, फिनॉल आपके पास अब बनाना है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। याद कीजिए डाउस प्रोसेस। भाई डाउस प्रोसेस से पहले हमने पढ़ा था कि भाई आप क्या काम करते थे, आप बनाते थे फ्रॉम पिक्रिक एसिड से, सॉरी क्लोरीन
और यहां पे आप NO2 लगाते थे, याद कीजिए वो रिएक्शन। और आपको जब NO2 यहां पे होता है, इसके साथ आप डालते थे NaOH। आपको किसी भी चीज की जरूरत, ना किसी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती थी, ना प्रेशर की जरूरत पड़ती थी, और आपके पास यहां पे फिनॉल बनता था पिक्रिक एसिड बनता था। आपके पास OH और साथ में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2। क्योंकि हमें पता है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है दैट इज एडिशन एलिमिनेशन। पहले आपके पास OH नेगेटिव ऐड हो जाता है, उसके बाद चूंकि एनाइन इंटरमीडिएट बनता है, जितने NO2 मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना आपके पास इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, बिकॉज NO2 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, आपके एनाइन को स्टेबल कर देता है। लेकिन हमें क्या ये रिएक्शन दिखानी है? नहीं। सो भाई जितने आपने NO2 कम किए थे, याद कीजिए, उतना आपने टेम्परेचर और प्रेशर को हाई किया था, बिकॉज आपके पास उतना कंपाउंड अनस्टेबल होता जा रहा था, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता जा रहा था। सो फिर अल्टीमेटली आपने किया क्या था? आप देखिए, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद NaOH, लेकिन आपको हाई टेम्परेचर रखना होगा। कितना हाई टेम्परेचर? 350 डिग्री सेल्सियस। ना सिर्फ इतना, प्रेशर आपको 300 ATM लगाना होगा, तब जाके आपके पास आपका प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज पहले सोडियम फिनॉक्साइड पहले फिर से बनता है, विच अपॉन फर्दर ट्रीटमेंट विद HCl रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। सो मैं ऐसे कहूंगा, सबसे पहले आपने क्लोरोबेंजीन लिया, सो ये रहा आपके पास आपका क्लोरोबेंजीन। नाउ आपने क्या काम किया? आपने इसके साथ डाला NaOH, मगर याद कीजिए आपके पास चूंकि इस वक्त आपके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 नहीं है, डाउस प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। 350 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर जो आपके पास है वो 300 ATM। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपके पास इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे आपकी रिएक्शन होती है। तो भाई यहां पे भी आपके पास NaCl को बाहर निकाल देता, OH नेगेटिव आता, लेकिन चूंकि इसमें NaOH और होगा तो एसिड बेस रिएक्शन फिर से होगी और ये आपके पास फिनॉक्साइड बना देगा। मतलब सर अभी फिर से ऐसे होगा कि भाई आपके पास NaCl बाहर, OH इधर, लेकिन जो ही फिनॉल बनेगा अभी यहां पे आपके पास NaOH और होगा। सो भाई आपके पास फिर से इसकी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, आपके पास ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, OH नेगेटिव को बाहर निकालेगा, Na यहां पे आएगा। सो इसीलिए आपके पास पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसके साथ फिर से आपने एक इनऑर्गेनिक एसिड HCl को डाला, तो भाई आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो फिनॉल बनेगा। लेकिन सर क्या हम एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली आपके पास क्या लिखना है? सो ये रहा आपके पास आपका क्लोरोबेंजीन। मान लेते हैं कि हमारे पास हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में आपके पास होगा क्या? होगा ये कि भाई अगर आपने इसके साथ डाला, यहां पे दिखाना पड़ेगा कि भाई आपके पास यहां पे एक तो आपने डाला NaOH, उसके बाद टेम्परेचर जो रखा वो रखा आपने 350 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर जो है दैट इज 300 ATM आपने प्रेशर रखा। उसके बाद ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपने इस्तेमाल किया HCl का। सो भाई आपके पास यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी अवर फिनॉल। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास फिनॉल को फिर से बनाना है। भाई कहां से बनाना है? एनिलीन से बनाना है। कल आपने डाइएक्सोटाइजेशन पढ़ी। सो अगर हम एनिलीन की फिर से डाइएज़ोटाइजेशन करते हैं, कल की तरह हमें पता है कि BDC बनता है। ये पॉइंट कल हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। सो भाई इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। ये रहा आपके पास आपका एनिलीन। अब इस एनिलीन के साथ याद कीजिए आपने डाला NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आप याद कीजिए 2 मोल्स ऑफ HCl यूज होते थे। यहां पे आपके पास पहले आपस में रिएक्शन कल डिटेल में बताया था कि यहां पे NO पॉजिटिव और उसके साथ Cl नेगेटिव, फिर मैंने बोला था O और H2 बाहर निकलेगा, आपके पास BDC बना। डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन फिर से वही आपके पास आ गई। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने BDC के साथ, दिस इज माई BDC,
अगर मैंने इस बीडीसी के साथ अब डाला वार्म वाटर H2O वार्म, तो भाई अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जब आपने एमाइंस पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि भाई आपके पास जो एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, सेकेंडरी तो आपके पास वहां पे फिनॉल बनाते हैं। रीजन यही होता था कि ये कंपाउंड उतना स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है, दैट्स व्हाई ये स्टेबल होता है, ये वाला बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो भाई आपके पास सिंपली H मिलेगा Cl के साथ, तो भाई आपके पास एक तो HCl बन जाएगा, प्लस ये N2 क्या निकलेगा बाहर, सो भाई आपके पास N2 बाहर निकला। अब मुझे बताइए यहां से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ HCl OH नेगेटिव भी है, भाई इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया इंटर्न बेंजीन से, तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, सो OH नेगेटिव डायरेक्टली आके इसके साथ मिल जाता है और आपके पास फिनॉल बनता है। अगर आपने पहले डाइएजोटाइजेशन की एनालीन की, बीडीसी बना, बीडीसी के साथ सिंपली आपने वार्म वाटर डाला, वार्म वाटर डालने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज आवर फिनॉल, वो हमारा फिनॉल होगा। सो दिस इज आवर फिनॉल। आई होप कि ये बात सबको समझ में आती है। ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके हो डिटेल में, ये डाइएजोटाइजेशन कल हमने बताई थी कि कैसे आपके पास ये H2 और ये O जो है ये बाहर निकलता है, बीडीसी बनता है। सो दैट मींस आज आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाई आपने वार्म वाटर डालना है बीडीसी के साथ। जब आपने वार्म वाटर डाला तो भाई आपके पास ये HCl बाहर निकला, N2 बाहर निकला, OH इसके साथ आके जुड़ गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है। नाउ उसके बाद आपके पास फाइनल जो प्रिपरेशन है फिनॉल की, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन जो होता है, किस चीज को क्यूमीन कहा जाता है पहले समझते हैं। सो भाई आपके पास क्यूमीन जो होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, CH, यहां पे CH3 और यहां पे भी आपके पास CH3, दिस थिंग इज कॉल्ड क्यूमीन। सो आज हमें फिनॉल जो है वो क्यूमीन से बनाना है ना। सबसे पहली बात, अगर मैं क्यूमीन के साथ O2 डालूंगा, बात समझिएगा, अगर मैं कहूंगा O2 जो होता है तो मैं कहूंगा ये होता है O डबल बॉन्ड O। ना अब अपने क्यूमीन को देखते हैं। क्यूमीन में अगर आप देखोगे ये बेंजीन का कार्बन है, और बेंजीन का हर कार्बन जो होता है ये sp2 होता है, बिकॉज इसने पाई बॉन्ड बनाया होता है। अगर हम दिखाएंगे भी कि भाई ये रहा आपके पास एक पाई यहां पे, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो भाई sp2 के साथ जब कभी भी sp3 कार्बन होता है वहां पे हाइपर कंजुगेशन होती है। आप देखिए sp2 के साथ sp3 कार्बन, नाउ इस पे आपके पास यहां से H जो है ये बाहर निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 1, क्यूमीन से हम ये H को बाहर निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, मगर भाई साहब निकाल कैसे रहे हैं, बिकॉज में पता है जहां पे भी हाइपर कंजुगेशन होती है वहां पे जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं कहूंगा कि भाई क्यूमीन से ये H बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे अटैक करने गया, तो मैं कहूंगा ना ये रहा आपके पास H पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। अब मुझे आप बताइए क्या ऑक्सीजन पे क्यों अटैक करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। नाउ अब मुझे आप समझाइए, जब आपके पास H ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज, अभी इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसका आपके पास पॉजिटिव चार्ज खत्म, वो बेचारे ऑक्सीजन पे, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सो मैं कहूंगा ये रहा H, इसने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ जिसका डबल बॉन्ड है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आई। सर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आई, बिकॉज इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तभी ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है।
नाउ अब आपके पास इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो इसने ये पाई इलेक्ट्रॉन वाला इस बेचारे से खींचा, तो ये बन जाएगा H, यहां पे O, नाउ यहां पे O, अब इस O पे पॉजिटिव चार्ज। सो मैं कहूंगा कि ये जो आपके पास पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करना आसान है। सो भाई जो आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, एक इस ऑक्सीजन का एक इस ऑक्सीजन का, सो ये वाला इलेक्ट्रॉन खा गया ये, तो भाई इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज बेचारे इस ऑक्सीजन पे। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास आपके क्यूमीन से अब बताइए, इस क्यूमीन से जब H पॉजिटिव निकला तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वो H पॉजिटिव किधर गया, यहां पे O2 पे अटैक किया, अटैक करने के बाद ये रिएक्शन होती रही और ये बना। नाउ इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्टली आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सो मैं डायरेक्टली इसके साथ यहां पे बॉन्ड बनाता हूं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है। सो अगर हम देखें कि भाई आपने किया क्या, सबसे पहली बात आपने क्यूमीन लाया, क्यूमीन के साथ ऑक्सीजन डाला, जब क्यूमीन के साथ ऑक्सीजन डाला तो भाई H पॉजिटिव निकला, ऑक्सीजन पे अटैक किया, अटैक करने के बाद अब जिस दूसरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आई वो वापस आके जुड़ गया इस कार्बन के साथ। नाउ आपके पास अगर मैं इसके साथ डालूं वाटर एंड HCl, तो इसमें अब होगा क्या, ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखते हो ये आपके पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है यहां पे ये पर ऑक्सी लिंकेज बन गई। पर ऑक्सी लिंकेज आपको ऑलरेडी पता है एक वीक लिंकेज होती है। नाउ होगा क्या, ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि भाई पर ऑक्सी लिंकेज जो होती है वो आपके पास होमोलिसिस, तो बताइए ये आपके पास अब ऑक्सीजन इस कार्बन को बोल रहा है मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, क्योंकि अब इसका ये बॉन्ड बीच में ब्रेक होने की वजह से आपके पास इस पे भी इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली, इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली। तो अब अगर ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो इसको तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना होगा, लेकिन कार्बन की प्रॉब्लम ये है कि भाई इसने ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है। अब मुझे आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा बताइए। मैं कहूंगा कि ये रहा आपके पास यहां पे बेंजीन। अब बेंजीन में बात समझिएगा अच्छी तरह से, अब ये बॉन्ड जब ब्रेक हो गया, इसने डबल बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बन जाएगा कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके एक साइड में भी CH3 है, दूसरे साइड में भी CH3 है। अब मुझे बताइए बाकी बचा क्या, जब आपके पास इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, ये बॉन्ड भी ब्रेक, ये बॉन्ड भी, OH आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो आपका फिनॉल बना। सो ये बना इंटरमीडिएट, ये बना आपका फिनॉल, और साथ में आपके पास जो बाई प्रोडक्ट बना एसीटोन बना, नील पॉलिश रिमूवर। सो भाई ये रहा आपके पास, किससे बनाया हमने फिनॉल, फ्रॉम क्यूमीन। आई होप कि ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। सो भाई हमने किया क्या, हमने क्यूमीन लिया, अब क्यूमीन में हमने O2 डाला, O2 डालने के बाद आपके पास इंटरमीडिएट बना या आपके पास पेरोक्साइड बना, उसके बाद आपके पास ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद एक तो फिनॉल बना, दूसरा आपके पास एसीटोन बना। आई होप कि यहां तक ये बात पूरी तरीके से आपके दिमाग में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Next question is question number 3, that is discuss nitration and halogenation in phenol. फिनॉल की नाइट्रेशन और हैलोजनेशन देखते हैं। भाई आपके पास फिनॉल की नाइट्रेशन या हैलोजनेशन बोथ आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कल हमने सीखी थी नाइट्रेशन भी और कल हमने सीखी थी हैलोजनेशन भी, लेकिन याद रखिएगा कल वाली हैलोजनेशन या कल वाली नाइट्रेशन जो है वो हमने क्लोरोबेंजीन की थी।
आज वही नाइट्रेशन और वही हैलोजनेशन हमें फिनॉल की करनी है। पहले देखते हैं कि भाई आपके पास फिनॉल ये रहा, दिमाग यहीं पे रखिएगा, फिनॉल ये रहा, तो भाई आपके पास ये रहा फिनॉल। अब बताइए फिनॉल का जो ये OH है ये बेंजीन पे प्लस M लगाएगा या माइनस M? प्लस M। भाई क्यों प्लस M लगाएगा? बिकॉज आपके पास क्या X पे लोन पेयर है? हाँ सर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो ये प्लस M और तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। लेकिन मसला ये है आज कि भाई फिनॉल के मामले में ये इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है कि नॉर्मल तरीके से अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ डाला तो ये तीनों जगहों पे आके लग जाता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। मतलब आपके पास यहां पे OH, बात समझिएगा। नाउ अब आपके पास आपने इलेक्ट्रोफाइल डाला, नॉर्मली क्या होता है आपके पास या तो ऑर्थो पे अटैक होता है या तो पैरा पे, लेकिन फिनॉल के केस में आपके पास ऑर्थो पैरा पे इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है कि भाई आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल तीनों जगहों पे आके लग जाता है, बिकॉज इसकी रेट जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा क्लोरोबेंजीन से, सो क्लोरोबेंजीन के मुकाबले में OH का प्लस M जो होता है वो कहीं ज्यादा होता है, बिकॉज इनका न सिर्फ प्लस M बल्कि माइनस I भी बहुत ज्यादा होता है, विड्रॉइंग पावर भी हैलोजेंस का ज्यादा होता है। सो अगर मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपने अगर नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से आप करते आए हो इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखा, तो भाई आपके पास जो अटैक होगा वो तीनों जगहों पे होगा। फिर अगर मैं बनाना चाहता हूं या तो ऑर्थो या फिर पैरा, तो याद रखिएगा आपके पास यहां पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अपना लोन पेयर अंदर की तरफ भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ऑर्थो पैरा पे। देखिए क्लोरोबेंजीन में मान के चलिए कि भाई जब इलेक्ट्रोफाइल आया उसने एक जगह पे जब लगा, क्लोरोबेंजीन के मामले में यहां पे दिखाता हूं, क्लोरोबेंजीन के मामले में अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला, भाई एक इलेक्ट्रोफाइल, अब इस इलेक्ट्रोफाइल की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब और कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता है, बोलता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो तो खा गया कोई, लेकिन यहां पे इतनी ज्यादा है कि भाई एक और इलेक्ट्रोफाइल आ गया वो भी लग गया, एक और आ गया वो भी लग गया। सो हमें किसी तरीके से अगर हमें ऑर्थोपैरा बनाना है, इस इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन को कम करना होता है। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन को कम करें, रिएक्शन को सिर्फ रोके इस स्टेज पे कि भाई एक इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया, बाकी अब इलेक्ट्रोफाइल बचा ही नहीं है, तब या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे। सो अगर हम देखते हैं पहले, दैट मीन्स नाइट्रेशन, फिनॉल की नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। सो पहला पॉइंट, इफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज यूज्ड, अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो हमने कल देखा था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है H2SO4 प्लस आपके पास HNO3। अगर ये आपने इस्तेमाल किया तो दैट मींस एबेंडेंस होगी भाई, ये आपके पास NO2 पॉजिटिव को बहुत ज्यादा देता है, कल देखा था हमने। सो भाई अगर आपके पास आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर को इस्तेमाल किया तो होता क्या है भाई, आपके पास पिक्रिक एसिड बनता है, ये रहा फिनॉल। अगर बाय द वे आपने डाला नाइट्रेटिंग मिक्सचर H2SO4 प्लस आपके पास HNO3, ये तो एबेंडेंस में NO2 पॉजिटिव देंगे, और जब एबेंडेंस में NO2 पॉजिटिव देंगे ये आपके पास तीनों ऑर्थोपैरा पोजीशंस पे अटैक करेंगे। जब तीनों ऑर्थोपैरा पोजीशंस पे अटैक करेंगे तो भाई आपके पास प्रोडक्ट का नाम होता है पिक्रिक एसिड। सो भाई आपके पास यहां पे पिक्रिक एसिड बनता है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि या तो ऑर्थो पे अटैक करे, एक ही जगह पे अटैक करे, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। सो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि H2SO4 को बाहर निकालता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लाता हूं,
ताकि भाई आपके पास सिर्फ ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करे और NO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो। लेकिन गलती ये हो गई कि भाई मैं पहले इस्तेमाल करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो इफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड, रिएक्शन की हालत फिर से वैसी ही हो जाती है। यहां पे भी चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ही है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो भाई आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला, तब भी आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी पिक्रिक एसिड। लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई, अब अगर मैंने डाइल्यूट इस्तेमाल किया, डाइल्यूट का मतलब होता है मैं कंसंट्रेशन को अब कम कर रहा हूं। सो भाई इफ डाइल्यूट HNO3 यूज्ड, अब या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। सो भाई अब आपके पास फिनॉल में अगर मैंने अब डाइल्यूट HNO3 डाला तो भाई अब आपके पास दैट मींस NO2 पॉजिटिव जो निकलेगा उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम। सो भाई अब या तो आपके पास ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। सो ये रहा आपके पास OH, या तो ऑर्थो पे अटैक किया या फिर आपके पास या फिर आपके पास पैरा पे अटैक किया। लेकिन याद कीजिए कल हम कहते थे कि ऑर्थो वाला माइनर, पैरा वाला मेजर, लेकिन यहां पे ऑर्थो वाला मेजर होता है बिकॉज ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर sp कार्बन के साथ, उस वक्त आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप देखिए क्लोरोबेंजीन में ऐसे कल कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन आज हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, सो आप इसमें अट्रैक्शन करेंगे। सो आज यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे रिपल्शन नहीं हो रही है बल्कि अट्रैक्शन हो रही है, जबकि यहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही है। सो इसीलिए जो ऑर्थो वाला होता है ये आपके पास मेजर होता है और ये बेचारा माइनर होता है। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई। सो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया डिस्कस नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तो भाई नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में आप ये तीनों या फिर दो, कम से कम दो, जो लास्ट वाली दो है ये आप लिखोगे कि भाई अगर हमने आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, नाइट्रेशन की फिनॉल की भाई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, या फिर आपके पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर से की, प्रोडक्ट हमेशा पिक्रिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन अब न्यूक्लियोफाइल की कम करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड के बदले डाइल्यूट HNO3 को इस्तेमाल किया तो तब जाके या तो ऑर्थो वाला या फिर पैरा वाला बन सकता है। लेकिन ऑर्थो वाला आज मेजर होगा और पैरा वाला जो होगा वो माइनर। सेम अगर मैं आपके पास इसकी अब हेलोजिनेशन करूंगा, हेलोजिनेशन, यस, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, कल याद कीजिए हम हेलोजिनेशन कैसे करते थे। हेलोजन को डाला जाता था इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, FeCl3 या FeBr3। सो भाई अगर मैं कहूंगा पहले नॉर्मल हेलोजिनेशन, पहला इफ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो मैं ऐसे कहूंगा ये आपके पास आपका फिनॉल। नाउ मैं कहूंगा मान लेते हैं हेलोजन मैंने Cl2 लिया, रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए ये रहा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अब आपको कल की तरह पता है वैकेंट, ये इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, Cl पॉजिटिव यहां पे। लेकिन फिर से चूंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है इस वक्त ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो भाई आपके पास इस वक्त Cl जो लगेगा ये तीनों पोजीशंस पे लगेगा। सो भाई यहां पे भी Cl आया, यहां पे भी Cl आया, यहां पे भी आपके पास Cl आया। लेकिन अब आपने कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए अगर आपने चेंज किया, ये आपके पास जो कैटलिस्ट है ये चेंज किया, सॉल्वेंट को ही चेंज किया। मान लीजिए हम कर रहे हैं इफ वाटर इज यूज्ड, तो भाई आपके पास होगा क्या,
फिर से आपके पास जो है ये आपका फिनॉल, फिनॉल के साथ Cl2 डाला, इन प्रेजेंस आप अब वाटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। भाई आपके पास वाटर जो है क्लोरीन या हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइपोहेलो एसिड बना देता है, साथ में आपके पास फिर से आपका क्लोरीन पॉजिटिव, क्लोरीन आयन, क्लोरोनियम जो है एबंडेंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा और आपके पास प्रोडक्ट जो है फिर से पहला जैसा बन जाएगा, तीनों जगहों पे अटैक होगा। Cl आपके पास ऑर्थो पैरा तीनों जगह ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि या तो ऑर्थो वाला बन जाए या फिर पैरा वाला बन जाए। सो भाई आपके पास अब इसको ऑर्थो या पैरा वाला बनाने के लिए मैं क्या काम करता हूं, किसी पोलर सॉल्वेंट को नहीं लेता हूं बल्कि किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट को लेता हूं। जब मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट को लेता हूं तो भाई अब आपके पास यहां पे हेलोजन या हेलुनियम जो है, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। सो मान लेते हैं इफ CS2 इज यूज्ड, नॉन पोलर होता है, इज यूज्ड, तो भाई उस वक्त अब आपके पास या तो ऑर्थो या फिर आपके पास पैरा वाला बन जाता है। सो प्लस अगर मैं कहूंगा Cl2 नाउ इन प्रेजेंस ऑफ CS2, तो भाई आपके पास Cl पॉजिटिव यहां पे भी, लेकिन अब इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर आपके पास पैरा पे अटैक करेगा। सो इस तरीके से आपके पास यहां पे हेलोजनेशन हुई, किसकी, फिनॉल की। भाई बात समझ लेना, बाकी तमाम जब आप देखते हो तो भाई वहां पे हेलोजनेशन जो होती है या नाइट्रेशन जो होती है, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है, वो आपके पास नॉर्मल तरीके से या तो ऑर्थो या तो पैरा। और दूसरी बात कि भाई ऑर्थो वाला मेजर होता है, पैरा वाला माइनर होता है। सो भाई आप ऑर्थो वाला माइनर होता है, पैरा वाला मेजर होता है। लेकिन फिनॉल के केस में आपको याद रखना होगा कि भाई चूंकि इसमें रेट जो OH की इलेक्ट्रॉन देने की बेंजीन रिंग पे है वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई आपके पास होता क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि नॉर्मल तरीकों से अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, नॉर्मल तरीकों से जिस तरह से आप इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हो, भाई नॉर्मल तरीकों से की, तो भाई आपके पास वहां पे तीनों जगहों पे अटैक होता है। इसीलिए यहां पे हमें फिर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करना होता है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके बनने की रेट कम हो। आई होप कि यहां तक आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। किस पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट इज राइमर टाइमर रिएक्शन, टूल्स रिएक्शन और उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। सो भाई तीनों की तीनों रिएक्शंस जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक एक करके अब तीनों रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला हम क्या काम कर, हमें कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। सो पहली रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन होती क्या है। राइमर टाइमन रिएक्शन जो है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिनॉल्स में होती है। सो सबसे पहली बात, इसमें आपके पास जो सबस्ट्रेट होगा दैट वुड बी फिनॉल। ये रहा हमारा फिनॉल। अब इसमें जो रेजेंट्स इस्तेमाल होंगे, एक तो इसमें रेजेंट इस्तेमाल जो होता है दैट इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3, साथ में NaOH प्लस HCl इस्तेमाल होता है। सो भाई बात समझिएगा, जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलडिहाइड बनता है। दिमाग यहीं पे रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो पहले देखते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स फिनॉल इनटू अल्डिहाइड, स्पेसिफिकली एन ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको हम सैलिसिलडिहाइड कहते हैं, बाय रिएक्टिंग इट विद क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये रही आपकी स्ट्रॉन्ग बेस। सो भाई अब रिएक्शन जो होती है इसमें सबसे पहले आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन।
अब ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या होता है, पहले इसी को देखते हैं, उसके बाद रिएक्शन आगे चलाते हैं। बात समझिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। भाई आपके पास सबसे पहली बात, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन NaOH से कराऊं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन NaOH से, तो यहां पे आपके पास जनरेट होगा डाइक्लोरोकार्बीन। सर कैसे, देखते हैं। अगर मैं क्लोरोफॉर्म को दिखाता हूं तो दिस इज माई क्लोरोफॉर्म कार्बन, इसके साथ यहां पे मान के चलिए ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपके पास यहां पे Cl, ये रहा एक और Cl, ये रहा आपके पास एक और Cl। अब रिएक्शन करवा रहा हूं मैं NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखते हो तो भाई आपके पास ये बॉन्ड जो है, ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, यहां पे एक क्लोरीन का एक कार्बन का, एक कार्बन का एक क्लोरीन का, एक कार्बन का एक क्लोरीन का। बात समझिएगा, अगर मैं कहूंगा कि भाई मैंने इसके साथ डाला NaOH, बात समझिएगा, सबसे पहले OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, दिमाग यहीं पे, जब H पॉजिटिव को बाहर निकाला दैट मींस H पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के ही पास है। मैं ऐसे कहूं कि यहां पे आपके पास ये रहा कार्बन, ये रहा इसके साथ क्लोरीन, ये रहा इसके साथ क्लोरीन। नाउ ये जो ऑर्बिटल होगा कार्बन का, इसमें एक तो अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की सूरत में यहां पे होगा। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और साथ में आपके पास यहां पे दिखाऊं एक और क्लोरीन है, तो भाई मैं कहूंगा पहले आपके पास हुआ क्या, OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ, तो भाई आपके पास इस कार्बन पे यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से समझिएगा बात कि भाई अगर आपके पास ऐसा हुआ कि नाउ अब आपके पास जो ही OH नेगेटिव जो है H पॉजिटिव के साथ बाहर निकला, अब इनमें से Na पॉजिटिव एक क्लोरीन Cl नेगेटिव की सूरत में बाहर निकल रहा है। मान लो कि ये क्लोरीन जो है ये बाहर निकल रहा है Cl नेगेटिव, ताकि Na पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ माइनस हो गया वाटर, तो भाई यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आई। दिमाग यहीं पे रखिएगा। सो भाई मैं कहूंगा ये कार्बन, यहां पे Cl, यहां पे अब Cl, दिमाग यहीं पे। भाई मैं कहूंगा इस ऑर्बिटल में यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया था कार्बन ने, लेकिन यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस करेगा, बिकॉज Cl बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। Cl जो है ये बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन जो है छीन के चला जा रहा है। या फिर यहां पे आपके पास अब Na पॉजिटिव जो है ये Cl नेगेटिव के साथ माइनस हो जाएगा NaCl, तो भाई आपके पास मैं ऐसे कहूं कि ये ऑर्बिटल तो टोटल खाली हो गया और ये ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझिएगा, पहले OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को बाहर निकाला, नेगेटिव चार्ज आई, लेकिन जो ही आपके पास ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है ये छीन के ले गया क्लोरीन Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करने, क्लोरीन नेगेटिव निकला, तो भाई ये कार्बन का जिस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन था, तो भाई वो ऑर्बिटल खाली हो गया। अब आप कहोगे अभी तो नेगेटिव चार्ज थी, यहां पे डॉट क्यों दिखा रहे हो? एक साइड से इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक साइड से लॉस किया, तो अल्टीमेटली ये न्यूट्रल रहा। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ रही है। मतलब यहां से इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया H से, लेकिन क्लोरीन साइड में Cl नेगेटिव जब निकला तो वही इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी रही। अब आप देखिए आपके पास यहां पे जो एंटाइटी बनी डाइक्लोरो, अब कार्बीन क्यों कह रहा हूं, इस बंदे को नाम दिया जाता है कार्बीन। जब कार्बन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन ना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज हो ना ही उस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो भाई ऐसे बंदे को कहा जाता है कार्बीन।
अब इसके साथ चूंकि दो क्लोरीन है तो वी कॉल्ड इट डाइक्लोरोकार्बीन। सो अगर मैं कहूंगा क्या डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लास्ट शेल में कार्बन के देखिए सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इसने एक साइड से जब इलेक्ट्रॉन गेन किया एक साइड से लॉस किया। तो आप देखिए आपके पास ये रहे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, देखिए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन स्वैप में है, ये रहे 2 3 4 5 6, सिर्फ 6, इसका एक ऑर्बिटल खाली। जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तब तक ये आपके पास अब इलेक्ट्रोफाइल ही रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं अब आपके पास ऐसे कहूं कि अगर आपने फिनॉल को लाया, ये रहा फिनॉल, अब फिनॉल के साथ जब रिएक्शन होगी, आपने तो डाला था इसके साथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH। अब हमें पता है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन, मैं ऐसे कहूं ये रहा कार्बन, एक ऑर्बिटल में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल खाली, ये रहा एक क्लोरीन, ये रहा दूसरा क्लोरीन। लेकिन पहले एक बात समझिएगा, हां ये आपके पास यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बना, ये अब अटैक करेगा या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन खाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात कि बताइए आपके पास केमिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन जो होती है वो है एसिड बेस। जब आपने फिनॉल लाया उसके साथ क्लोरोफॉर्म डाला, NaOH डाला, हाँ NaOH इस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन उससे पहले फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा एसिड बेस, बिकॉज फिनॉल इज एन एसिड और NaOH इज अ बेस। तो होगा क्या, फिर से वही आपके पास H पॉजिटिव एसिड का काम होता है कि H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर माइनस हो जाएगा यहां से वाटर, और आपके पास सबसे पहली बात यहां पे ये जो O नेगेटिव, क्योंकि आपके पास फिनॉल ने H पॉजिटिव दिया तो O पे नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव ने OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन की, ये Na पॉजिटिव इसको सहारा देने आएगा। सो भाई सब पहले आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होगी, उसके बाद आपके पास जो NaOH है ये आपके पास क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। अब आप मुझे बताइए आपके पास इस NaOH ने एक तो रिएक्शन की फिनॉल के साथ डायरेक्टली फिनॉक्साइड बनाया, और दूसरी बात आपके पास इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की और कार्बीन बनाया। नाउ ये कार्बीन जो है ये आपके पास अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल है। तो भाई जब अटैक करेगा सो ये रहा कार्बन जिसने अटैक किया, ये रहा एक Cl, ये रहा दूसरा Cl, और जो H यहां से निकला ये रहा उसके साथ बॉन्ड, क्योंकि ये H को जाने नहीं देगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। नाउ अब अगर मैं आपके पास कहूं अब आगे होगा क्या, होगा ये कि भाई अब मोर ऑफ NaOH इसके साथ रिएक्शन करेगा। जब मोर ऑफ NaOH इसके साथ रिएक्शन करेगा, बताइए आपके पास NaCl के साथ बाहर निकलेगा, मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा OH कार्बन के साथ। अगर ये रिएक्शन 2 बार की तो भाई 2 बार Cl को बाहर निकाला जाएगा, इसके बदले 2 बार OH आ जाएगा। आप देखिए NaCl बाहर, NaCl बाहर, OH एक बार, OH 2 बार। सो मैं कहूंगा ना ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, ये रहा आपके पास आपका सोडियम फिनॉक्साइड प्लस अब यहां पे आपके पास ये रहा इसका अपना हाइड्रोजन, यहां पे आपके पास एक OH, यहां पे आपके पास आपका दूसरा OH। अब मुझे आप बताइए एक बात कि जो एक कार्बन पे 2 OH होते हैं वो स्टेबल या अनस्टेबल? सो भाई आपके पास एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 कंडीशंस में, या तो आपके पास उस कार्बन के साथ दोनों हल्की ग्रुप्स लगी हो, नॉन बल्की ग्रुप्स लगी हो, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेस हो, या फिर आपके पास एक और कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड में वैसा होता है। लेकिन जनरल कंडीशंस में एक कार्बन पे 2 OH जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो करते हैं लॉस ऑफ वाटर। जब यहां से लॉस ऑफ वाटर होगा तो भाई आपके पास यहां पे ये बन जाएगा O नेगेटिव, यहां पे Na पॉजिटिव, और यहां पे आपके पास C, अब ये डबल बॉन्ड O, और ये रहा आपके पास H। बात समझिएगा अच्छी तरह से मैं क्या बोल रहा हूं। सो अभी आपके पास अगर आप ध्यान से देखते हो
आपके पास यहां पे जब हम रिएक्शन चला रहे हैं तो भाई आपके पास हो क्या रहा है, हो ये रहा है अब कि भाई यहां पे आपके पास अल्डिहाइड बना। आप ध्यान से देखिए, हमने किया जब दो NaOH आए उन्होंने दो Cl को बाहर निकाला, OH आया, एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, जब अनस्टेबल हुए तो कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हुआ, जब यहां पे लॉस ऑफ वाटर हुआ तो भाई आपके पास अल्डिहाइड बना। नाउ अब यहां पे वापस से H लाने के लिए आप इनऑर्गेनिक एसिड HCl का इस्तेमाल करते हो। सो फिर से H यहां पे आएगा Na पॉजिटिव Cl के साथ, तो भाई आपके पास बना आपका प्रोडक्ट जिसको हमने नाम दिया सैलिसिलिक एसिड। लेकिन सर क्या हमें भी एग्जाम में इसी मैकेनिज्म डिटेल से कर लिखना होगा? नहीं भाई, ये आपके पास समझने के लिए था। बोर्ड एग्जाम में आप इतनी डिटेल नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली लिखोगे ये रहा आपके पास आपका फिनॉल, सो ये रहा हमारे पास हमारा फिनॉल। अब इस फिनॉल के साथ आप डायरेक्टली डालोगे, ये रहा आपके पास CHCl3 प्लस NaOH, और लास्ट वाले स्टेप में आपने डाला था इसके साथ HCl। भाई डायरेक्टली आप करोगे काम, आप यहां पे लगाओगे C डबल बॉन्ड OH, आप डायरेक्टली सैलिसिल्डिहाइड बनाओगे। सो एग्जाम में जब आपके पास आएगा ये रिएक्शन आएगी तो भाई एक तो ये डिटेल्ड मैकेनिज्म जो आपको मैंने दिखाया कि कैसे असल में रिएक्शन हो रही है, दूसरा आप सिंगल, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ नहीं है, डायरेक्टली आपके पास रिएक्शन दी गई है। सो आप मेंशन करोगे उस वक्त के इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, आप मेंशन करोगे कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो भाई इतना आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। ये थी आपके पास रिएक्शन जिसका नाम था राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन में अब हम याद क्या रखेंगे, फिनॉल को ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो भाई आपके पास सैलिसिल्डिहाइड बनता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट्स कूल्ब्स रिएक्शन। इसका पूरा नाम असल में है कूल्ब्स श्मिट रिएक्शन, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने भी इसको कूल्ब्स रिएक्शन, इट्स नॉट कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, वो अलग रिएक्शन है, दिस इज कूल्ब्स रिएक्शन। ये असल में नाम जो है दैट्स कूल्ब्स श्मिट रिएक्शन। चूंकि एनसीईआरटी ने कूल्ब्स रिएक्शन ही लिखा है तो हमने भी कूल्ब्स रिएक्शन ही लिखा है। अब ये क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो भाई आपके पास ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें रेजेंट जो सबस्ट्रेट होता है वो फिर से आपके पास फिनॉल, और रेजेंट जो होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH एंड HCl। भाई इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो इसमें होगा दैट इज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये आपके पास एक रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, सबसे लीस्ट थका हुआ इलेक्ट्रोफाइल अगर आपके पास है ये उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसीलिए आपके पास इसमें NaOH का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना हमें NaOH नहीं चाहिए था। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता तो हमें NaOH नहीं चाहिए होता था, वहां पे तो मजबूरी थी, जनरेट करना था आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, तो मैं कहूंगा ना ये कुछ ऐसे बना, ये रहा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव और ये कार्बन। अब इसको रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहा जाता है, पाई सिग्मा लोन पेयर, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इसमें यहीं पे कैपेसिटी है दोबारा से वापस अपना ऑक्टेट कंप्लीट, सो आपके पास इसीलिए इसको रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। ये तभी अटैक करता है, ये इस शेप में अपने इस रेजोनेटिंग फॉर्म में तब आता है जब इसको पता है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। लेकिन फिनॉल की बात करें तो भाई आपके पास पहले इसमें और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी होती है, तब जाके आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करता है।
नाउ देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। सो भाई रिएक्शन आपके पास, रिएक्शन की शुरुआत जो होती है भाई, अगर मैं कहूंगा कि ये रहा आपके पास आपका फिनॉल, अब बताइए फिनॉल के साथ अगर आपने डाला NaOH, एसिड बेस रिएक्शन बाय फिनॉल कार्बोलिक एसिड, NaOH इज अ बेस। बताइए एसिड का काम होता है H पॉजिटिव देना OH नेगेटिव के साथ, तो मैं कहूंगा माइनस हो जाएगा वाटर और यहां पे आपके पास बन जाएगा ये, चूंकि इसने ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सहारा देने आ गया Na पॉजिटिव। अब सर इससे क्या हुआ, देखो अभी तक आपके पास ये लोन पेयर दे रहा था लेकिन वो न्यूट्रल लोन पेयर था, लेकिन जब इस पे नेगेटिव चार्ज आई तो भाई इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी और बढ़ गई, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। नाउ अब अगर मैं कहूंगा कि मैंने इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड डाला, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेटिंग फॉर्म देखो, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास O नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। तो बताइए आपके पास अब अटैक करेगा कार्बन, आपके पास अटैक किया कार्बन, जिस जगह पे अटैक कार्बन करेगा उसी जगह से आपके पास निकाला जाएगा, किसको निकाला जाएगा यार, उसी जगह से आपके पास इस जगह पे अगर अटैक किया और तो पोजीशन पे कार्बन ने, यहीं से H को बाहर निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो भाई कार्बन इसके साथ जुड़ गया, हां सर, अब इसके साथ डबल बॉन्ड O, यहां पे O पे नेगेटिव चार्ज, सो जो ही यहां पे H बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, सो ये इसको पकड़ लेगा OH। आप देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लेकिन अभी आपके पास यहां पे ये Na, हमारा काम तो हो गया, इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया इसके साथ, अब हमें वापस यहां पे हमारा हाइड्रोजन चाहिए, तो भाई हमें फिर से HCl का इस्तेमाल करना पड़ता है। HCl का इस्तेमाल करेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, फिर से आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ माइनस NaCl, और यहां पे आपके पास आपका प्रोडक्ट बन गया दैट इज OH, और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। बिल्कुल इसी तरीके से, फर्क सिर्फ इतना है, बात समझिएगा, अब धोखा लगेगा राइमर टाइमन रिएक्शन में और कुल्ब्स रिएक्शन में, फिर से समझिएगा क्योंकि दोनों में तकरीबन तकरीबन रिएजेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। आप देखिए आपने इससे पहले राइमर टाइमन रिएक्शन पढ़ी, उसमें फिनॉल था, उसमें NaOH था, उसमें आपके पास HCl था, फर्क सिर्फ एक जगह पे है, वहां पे आपके पास क्लोरोफॉर्म, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात प्रोडक्ट में आपके पास फर्क आता है कि भाई आपके पास कुल्ब्स में सैलिसिलिक एसिड बनता है, जबकि आपके पास राइमर टाइमन में सैलिसल्डिहाइड बनता है। सर क्या इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो भाई आप क्या काम करोगे, ये रहा आपके पास फिनॉल, अब फिनॉल के साथ ये रहा आपके पास NaOH, उसके बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में आपने डाला था HCl, आप डायरेक्टली बना सकते हो यहां पे सैलिसिलिक एसिड। सो ये रहा आपके पास आपका सैलिसिलिक एसिड। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कूल्ब्स-श्मिट रिएक्शन, या आपके एनसीईआरटी के हिसाब से दिस रिएक्शन इज कूल्ब्स रिएक्शन। नाउ अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास है दैट इज विलियमसन सेंसेस ऑफ ईथर्स। विलियमसन ईथर सेंसेस। सो विलियमसन ईथर सेंसेस जो होती है ये SN2 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो आपने लिखा क्या होगा उस वक्त, द विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट फॉर्म्स एन ईथर। ईथर सिंथेसिस है भाई, तो भाई ईथर ही बनेगा बाय रिएक्टिंग एन एल्क ऑक्साइड। एल्क ऑक्साइड इज RO नेगेटिव, दिस इज एल्क ऑक्साइड, या आपके पास फिनॉक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिनॉल के साथ जब O नेगेटिव होगा तो भाई फिनाइल के साथ तो इट्स कॉल्ड फिनॉक्साइड। सो अगर आपने एल्क ऑक्साइड, अल्केन ऑक्साइड, तो यहां पे कोई भी अल्केन हो सकता है, से फॉर एग्जांपल मैं इस्तेमाल करूंगा CH3O नेगेटिव, कुछ भी, मैं आपके पास कोई कार्बन चेन सामने O, विच वी कॉल जनरली देम एल्क ऑक्साइड। सो एक तो आपके पास एल्क ऑक्साइड होता है, और जो आपके पास इस पे सबस्ट्रेट होता है वो होता है आपका हेलो अल्केन।
मगर इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि हेलो अल्केन जो है ये आपके पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी होना चाहिए। जो एल्क ऑक्साइड हो सकता है ये आपके पास हो सकता है प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, इसकी कोई बंदिश नहीं है। और याद रखिएगा इस तरीके से आप सिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हो और एसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हो। रिएक्शन का मैकेनिज्म जो कि SN2 है, कल भी आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन, और आगे इससे पहले भी पढ़ा था, अभी भी आपने देखा था पहले जब इथीन वाली रिएक्शन आई थी, सॉरी आपके पास इथाइल अल्कोहल वाली रिएक्शन आई थी, प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल पहली ही रिएक्शन, जो लास्ट पे आपके पास हमने पढ़ा था कि भाई आपके पास ब्रोमो इथेन से हमने बनाया था हमारे पास इथेनॉल, तो भाई उसमें बोला था कि बैक साइड अटैक होगा। तो इसीलिए चूंकि आपके पास बैक साइड अटैक जब होगा तो भाई आपके पास बैक साइड में जितनी स्टीरिक रिपल्शन कम होगी उतना आपके पास अटैक ज्यादा। सो इसीलिए आपके पास यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हेलो अल्केन चाहिए। बात समझते हैं। अगर मैं कहूंगा ये रहा कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये रहा आपके पास हेलो अल्केन, ये रहा सी। अब चूंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा ये बैक साइड से होगा, तो बैक साइड में आपके पास जितना ये इलेक्ट्रॉन देता जाएगा Cl नेगेटिव को इतना बाहर निकालता जाएगा। और हमें पता है जितनी यहां पे रिपल्शन कम होगी अटैक उतना ज्यादा होगा। सो जितनी स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा होगी अटैक उतना कम होगा। सो भाई इसीलिए आपके पास अगर प्राइमरी होगा तो भाई उसमें चूंकि रिपल्शन सबसे कम होती है तो भाई उसमें जो रेट होगी वो ज्यादा होगी, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, फास्ट होगी। लेकिन अगर आपने अब ये सेकेंडरी लिया या टर्शरी लिया, अब ये सेकेंडरी और टर्शरी क्या, मिसाल के तौर पर ये कार्बन, यहां पे भी आपने अब लगाया कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, ये रहा CH3 मान के चलो, ये भी रहा CH3 मान के चलो, ये रहा CH3 मान के चलो, ये रहा Cl। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है भाई, इस कार्बन पे अटैक करना है। सो ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप इसको अटैक करने ही नहीं देते हैं। सो भाई आपके पास ये रिएक्शन नहीं होगी। इसके बदले यहां पे एलिमिनेशन होती है, उसमें हमें इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। सो भाई आपके पास जो हेलो अल्केन होना चाहिए ये प्राइमरी होना चाहिए, जबकि अटैकिंग जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। देखिए मान लेते हैं कि भाई ये रहा आपके पास कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये रहा आपके पास क्लोरीन। अब न्यूक्लियोफाइल O नेगेटिव अटैक करने, इसके साथ कार्बन के साथ कितने भी बल्कि ग्रुप्स हो, अटैक तो O नेगेटिव को करना है, ये तो पीछे वाला साइड है, इसके बैक साइड से अटैक करना है। सो ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो भाई हम एग्जाम में इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात आप देखिए, आपने लिखा क्या है, आपने लिखा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट फॉर्म्स ईथर, जो ईथर को बनाता है बाय रिएक्टिंग एन एल्क ऑक्साइड। एल्क ऑक्साइड की रिएक्शन होती है विद एल्काइल हैलाइड बाय SN2 मैकेनिज्म। दैट मींस आपके पास इस रिएक्शन में यहां पे आपका सबस्ट्रेट जो होता है वो होता है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, मगर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी। अब आपके पास रेजेंट दैट इज एल्क ऑक्साइड और फिनॉक्साइड, भाई ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये टर्शरी भी हो सकता है। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी बोला SN2 मैकेनिज्म। सो भाई रिएक्शन होगी कैसे? मान लेते हैं कि भाई ये मेरे पास है कार्बन, इसके साथ यहां पे H, यहां पे एक और H, यहां पे एक और H, और ये रहा आपके पास Cl जिसको हमने बाहर निकालना है। तो भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं इसके साथ डाल रहा हूं एल्क ऑक्साइड, मान लेते हैं CH3, ये रहा O नेगेटिव।
अब जितना ये नजदीक आता जाएगा उतना Cl को क्या निकालता जाएगा बाहर, और आपके पास यहां पे मैकेनिज्म जो है दैट इज SN2। तो भाई आपके पास अब बताइए, इस ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़िए, Cl को बाहर निकालिए, तो ये बन जाएगा ना CH3, ये रहा O। अब ये Cl जब बाहर निकला तो ये भी तो CH3 रहा, सो बड़ा आपके पास यहां पे भी CH3। दूसरी एग्जांपल, मान लेते हैं कि मैंने इसको चेंज किया, ये रहा CH3, ये रहा आपके पास कार्बन, यहां पे एक और CH3, ये रहा आपके पास यहां पे H, एक बॉन्ड O नेगेटिव के साथ, प्लस फिर से इसी के साथ रिएक्शन करते हैं, ये रहा आपके पास CH3, ये रहा आपके पास Cl, बैक साइड अटैक होगा, Cl को बाहर निकाला जाएगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, और प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक CH3, ये रहा आपके पास अब CH, ये रहा आपके पास CH3, ये रहा O, ये रहा आपके पास CH3, ये रहा आपके पास सिमेट्रिकल ईथर बना, ये रहा एसिमेट्रिकल ईथर बना। आपकी मर्जी है, मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। सो भाई मान लेते हैं कि भाई यहां पे अब की बार मैंने फिन ऑक्साइड से अटैक करवाना चाहा, सो ये रहा आपके पास फिनाइल रिंग के साथ ऑक्सीजन, मान लेते हैं अब की बार यहां पे CH3, ये रहा आपके पास CH2, ये रहा आपके पास Cl, अटैक होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म जो रहेगा SN2 रहेगा, अटैक होगा इस फिन ऑक्साइड का किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, और Cl को बाहर निकाला जाएगा। सो भाई यहां पे आपके पास ये रही फिनाइल रिंग, ऑक्सीजन का बॉन्ड अब CH2 के साथ, उसका बॉन्ड आपके पास CH3 के साथ। सो भाई आप कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हो। सो ये थी आपके पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें आपके पास ईथर बनाना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी और अपना ख्याल रखिएगा।